हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। एडिटोरियल एनालिसिस के अलावा हम वोकैबुलरी की भी स्टडी करते हैं, क्लोज टेस्ट देखते हैं, पैराजम्बल भी देखते हैं और एडिटोरियल के अंत में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आज का सेशन अभी शुरू करेंगे। चलो, क्या है पहला वर्ड आज हमारे पास? आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है रैशनल। रैशनल वर्ड है, हाँ जरा ध्यान दो। देखो, रैशनल है इसका प्रोनाउंसिएशन। दूसरा जो होता है वो होता है रैशनल। जो रैशनल होता है उसमें RATIONAL इतना ही होता है, रैशनल। रैशनल ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है तार्किक विचार, रैशनल थिंकिंग ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो थिंकिंग आपका नाउन हो गया। कैसा थिंकिंग? रैशनल थिंकिंग। रैशनल मतलब तार्किक, तार्किक विचार। तो और रैशनल ये जो है ये इसी का नाउन फॉर्म है। रैशनल का मतलब क्या होता है? तर्क, है ना। किसी भी के पीछे जो तर्क है, लॉजिक है, उसे रैशनल कहते हैं, ठीक है। तो रैशनल का मीनिंग क्या है देखेंगे सेंटेंस में। चलो, क्या है पहला सेंटेंस? द कमिटी प्रोवाइडेड अ क्लियर रैशनल फॉर द न्यू पॉलिसी। कमिटी ने क्या किया? एक क्लियर रैशनल दिया, यानी एक क्लियर तर्क दिया, लॉजिक दिया उनकी जो नई पॉलिसी है उसके पीछे, ठीक है। तो रैशनल का मतलब होता है तर्क, और ये रैशनल थिंकिंग समझो, रैशनल बोले तो इसी का नाउन फॉर्म है, समझ गए? सिंपल। चलो, मीनिंग क्या है इसका? अ सेट ऑफ रीजंस और अ लॉजिकल बेसिस, के लॉजिकल बेसिस तर्क, है ना, फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ। सिनोनिम्स क्या होंगे फिर इसके? रीजनिंग यानी उसके पीछे का कारण क्या है ना। तर्क देना मतलब क्या? कारण बताना, है ना। या लॉजिक देना, या जस्टिफिकेशन देना। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज की है तो वो क्यों की है, उसके पीछे का कारण बताना, ये जस्टिफिकेशन देना हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? इरैशनैलिटी। रैशनल मतलब तार्किक, जिसके पीछे तर्क नहीं है वो इरैशनल हो गया फिर। तो इरैशनल का नाउन फॉर्म क्या होगा? इरैशनैलिटी, ठीक है। या फिर नॉनसेंस, जिसमें सेंस ही नहीं है, कुछ के पीछे तर्क नहीं है, वो चीज नॉनसेंस ही होगी, है नॉनसेंस। या इलॉजिकल, तो इलॉजिक, लॉजिक का अपोजिट है इलॉजिक, ठीक है, समझ गए। तो रैशनल, समझ गए, रैशनल मतलब तर्क। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड है पिवट। पिवट, पिवट का मतलब क्या होता है? पिवट मतलब ऐसी कोई भी चीज या केंद्र किसी भी चीज का जिसके अराउंड कोई चीज घूमती हो, है ना। तो ये हो गया आपका पिवट, कि इसके चारों ओर कोई चीज घूमती है, तो ये पिवट हो गया, ठीक है। तो पिवट ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। कोई अगर ये पेन है, इसको मैंने, इसके चारों ओर अगर कोई चीज घूमेगी, ये ऐसे घूम रहा है तो ये पिवट हो रहा है। या फिर ना, तो घूमना उसको भी पिवट कहेंगे हम, या जिसके और चारों ओर कोई चीज घूमती है इसे भी पिवट ही कहते हैं, ठीक है। पिवट के दो मतलब हो गए, नाउन यानी ये चीज जिसके चारों ओर कोई चीज घूमेगी, दूसरा वर्ब ऐसे घूमना, इसको भी पिवट कहेंगे। ये क्या हो रहा है? पिवट हो रहा है, तो एकदम से पलट जाना उसको भी पिवट कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सेंटेंस, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विल पिवट ऑन हाउ वेल द टीम वर्क्स टुगेदर, है ना। इस उस प्रोजेक्ट का सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा? इट विल पिवट, डिपेंड यानी उस पे घूमेगा वो, कि उनकी जो टीम है वो कैसे साथ में काम करती है, ठीक है, कैसे वो घूमेगा, राइट। मीनिंग क्या होगा इसका? देखो, द सेंट्रल पॉइंट, ये है ना, या फिर आपने कुछ ऐसा बना दिया, ये पॉइंट है उसका, अब इसके चारों ओर कोई चीज घूम रही है तो ये हो गया पिवट, ठीक। पिन और अ शाफ्ट ऑन विच मैकेनिज्म्स टर्न, या फिर एक्शन टू टर्न और रोटेट, कोई भी चीज का ऐसे घूमना, दैट इज पिवट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फोकल पॉइंट यानी एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसके चारों ओर कोई चीज घूमती है, केंद्र बिंदु, फोकल पॉइंट, हब या टर्न, घूमना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? पेरीफेरी। अब बहुत सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, क्योंकि ये नाम है बेसिकली किसी चीज का। तो पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है?
आजू बाजू का एरिया दैट इज पेरीफेरी। मार्जिन या नहीं घूमना मतलब स्टे स्टिल, सीधा रहना, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पिवट का मतलब समझ गए, दोनों मीनिंग होंगे, नाउन भी हो सकता है ये, वर्ब भी हो सकता है। क्लियर। चलो, एक कंपनी थी फॉर एग्जांपल, उस कंपनी की एक टाइप की पॉलिसी थी और उनको ध्यान में आया कि यार इस पॉलिसी से हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सक रहे, तो उन्होंने पॉलिसी को पिवट कर दिया। पिवट कर दिया मतलब एकदम घुमा दिया। अब जो नई पॉलिसी है उसकी वजह से उनको फायदा हो रहा है, तो पिवट का मतलब घूमना या कंप्लीटली बदल देना, इस मीनिंग से भी ये लिया जाता है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड का मतलब है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी स्टैंडर्ड चीज से मिलाना ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, उसे कहते हैं कैलिब्रेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट लेट्स से क्या गाड़ी में हवा चेक करता है। ठीक, गाड़ी में हवा चेक करने का जो गेज होता है ना, तो वो है आपने लाया। अब वो गेज सही तरीके से गिन रहा है कि नहीं गिन रहा है, उसके लिए उसको पहले एक स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ चेक करना पड़ेगा। तो आपके पास एक ऐसा एयर गेज है जो आपको पता है एक्यूरेट है, और दूसरा आपने नया लाया, अब उसकी एक्यूरेसी पता नहीं, तो आप एक ही टायर में क्या करेंगे, हवा दोनों से चेक करेंगे। एक्यूरेसी वाले जिसमें आपको पता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा है, पक्की है, उससे आप इसको मिलाएंगे, तो आप उसको कैलिब्रेट कर रहे हो, मिला रहे हो एक स्टैंडर्ड चीज से, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसका मतलब होता है कैलिब्रेशन। देखो, द इंजीनियर परफॉर्म्ड अ केयरफुल कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से पहले इंजीनियर ने क्या किया, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर दिया। कैलिब्रेट किया मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया, ताकि एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ना हो, एक्यूरेसी ना जाए उसकी। मीनिंग, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और मेकिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेक इट्स एक्यूरेसी। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है या मार्क करना है। एग्जांपल दिया ना मैंने उसको, एक एक्यूरेट एयर गेज से आपने नए लाए हुए एयर गेज को मिला दिया, कैलिब्रेट कर दिया। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एडजस्टमेंट करना, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सबसे परफेक्ट सिनोनिम्स का, स्टैंडर्डाइजेशन मोस्ट नियर, या फाइन ट्यून करना किसी चीज, फाइन ट्यून यानी उसको तराशते तराशते इतना अच्छा कर देना कि अब वो बहुत एक्यूरेट हो चुका हो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, डिसअरेंजमेंट, बिल्कुल सही नहीं है, कुछ भी रीडिंग दे रही है आपकी मशीन, गलत रीडिंग देने वाला डिसअरेंजमेंट या इनएक्यूरेसी। ठीक है, समझ गया। फिर कैलिब्रेशन ये एक प्रोसेस है बेसिकली, जिससे आप स्टैंडर्ड चीजों से मिलाते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेमिंग। टेमिंग ये वर्ब है, टेम, टू टेम, इससे वर्ड आया है, टेम करना, TAME, टेम, है ना, टेम करना। अब इट इज एन एक्शन, ये एक वर्ब है। टेम करने का मतलब क्या होता है, टेम करने का मतलब होता है वश में करना या किसी के गुस्से को शांत करके उसको कंट्रोल में लाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ध्यान में आ जाएगा। जंगल से जब शेर पकड़ के लाते थे और फिर सर्कस में उनको यूज करते थे, तो क्या करते थे, जंगल में तो शेर बहुत एग्रेसिव होता है ना, कभी भी हॉस्टाइल हो सकता है, तो उस शेर को एकदम से क्या करते थे, वो शांत करते थे, कंट्रोल में लाते थे, वश में करते थे, ताकि वो सर्कस में सारे खेल करतब दिखा सके। मतलब उस लायन को टेम किया जाता था, कंट्रोल में लाया जाता था। ठीक है, देखो सेंटेंस, द वाइल्ड हॉर्सेस प्रूव्ड डिफिकल्ट बट इवेंचुअली दे सक्सीडेड इन टेमिंग देम। ना, जो जंगली घोड़े थे वो ज़रा मुश्किल थे कंट्रोल करने के लिए, पर आखिर में उन्हें टेम करने में सफलता मिल गई। टेम करने में मतलब कंट्रोल करने में। क्या मीनिंग होगा इसका, टू मेक लेस पावरफुल और इजियर टू कंट्रोल, डोमेस्टिकेट, पेट बना लेना। हमारे यहाँ तो इतिहास है कि हमारे राजा महाराजा, ये जो लेपर्ड्स होते हैं ना, लेपर्ड्स, उनको पेट बना के रखते थे, उनको टेम करते थे, ट्रेन करते थे, और उनको पेट बना के रखा जाता था। तो लेपर्ड्स पेट करके रखे रहते थे हमारे राजे महाराजाओं के यहाँ। ठीक है, तो उनको टेम किया जाता था। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सबड्यूड करना यानी कंट्रोल करना, पावर किसी की कम करना, दैट इज सबड्यूड।
कंट्रोल करना या रिस्ट्रेन करना, उसकी जो एक्टिविटी है तो बांध के रखेंगे तो वो एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, मारेंगे पीटेंगे उसको तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर वो डर के रहने लगे, वो रिस्ट्रेन हो गया, ठीक, एक्टिविटी कम हो गई। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, किसी चीज को करने से रोकना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना। टेम करना मतलब पकड़ना और कंट्रोल में करके रखना, उसका अपोजिट क्या होगा? रिलीज करना। अनलीश करना, अनलीश, ये मैंने वर्ड इससे पहले भी आपको बताया है। लीश का मतलब क्या होता है? लीश, लीश का मतलब होता है वो रस्सी जिससे आप, आपके वो चेन या रस्सी होती है ना जिससे आप आपको डॉग को घुमाने लेके जाते हो, तो उसे कहते हैं लीश, है ना। तो लीश मतलब वो रस्सी, उससे बांधना, वो हो गया लीश करना। और रस्सी छोड़ देना मतलब अनलीश करना। अनलीश करने का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड, अब ये वर्ड बताने की जरूरत नहीं, वाइल्ड होना, ठीक है। तो वाइल्ड यानी तो जिसको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली, ठीक है। क्लियर, समझ गया। टेमिंग, टेमिंग मतलब कंट्रोल में लाना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है पक्का, दृढ़, अटल, दैट इज स्टॉन्च। कहते हैं ना वो एक, इज माई स्टॉन्च फ्रेंड, वो मेरा पक्का दोस्त है, वो किसी भी हालत में मेरे साथ रहेगा, लॉयल है एकदम मेरे से, दैट इज स्टॉन्च। देखो सेंटेंस, ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल कॉजेस। वो एनवायरमेंटल का इशू अगर कोई भी रहता था तो वो उसका एकदम कैसा सपोर्टर था? स्टॉन्च सपोर्टर, पक्का, पक्का सपोर्टर एकदम, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ पे ना फॉलोअर्स नेता लोगों के, वो ऐसा कार्यकर्ता होता है, वो नेता को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बस हमारे नेताजी, फिर गलत काम भी नेताजी करेंगे तो भी नहीं, हमारे नेताजी सही है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, बस इसीलिए। तो ऐसे सपोर्टर्स को कहते हैं स्टॉन्च सपोर्टर्स, पक्के सपोर्टर्स। क्या होगा इसका मीनिंग? लॉयल, है ना, कमिटेड और स्टेडफास्ट इन सपोर्ट। कमिटेड है एकदम, या फिर स्टेडफास्ट है सपोर्ट, कभी भी सपोर्ट मांगो तैयार, ऐसे लोगों को स्टॉन्च सपोर्टर कहेंगे। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फेथफुल, फेथफुल मतलब ही लॉयल है ना, लॉयल या डेडिकेटेड सपोर्टर्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए इसकी मीनिंग्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे फिर? लॉयल का डिसलॉयल, फेथफुल का अनफेथफुल, वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब जैसे हमने स्टॉन्च बोला पक्का सपोर्टर, वेवरिंग मतलब ऐसे ऐसे हिलने वाला, वो उसकी गारंटी नहीं कोई, वो डर के मारे कांप रहा है तो वो वेवरिंग हो गया। वेवरिंग में कभी वो एक स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जा सकता है कभी उधर जा सकता है। हमारे कुछ नेता लोग ऐसे होते, वो अपने पार्टी के प्रति उतने स्टॉन्च नहीं होते, कभी इस पार्टी में मिलेंगे, कुछ दिन बाद आपको उस पार्टी में मिलेंगे, ठीक, तो वो वेवरिंग हो गए। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज लॉक जैम। लॉक जैम, लॉक जैम का मतलब होता है अवरोध, यानी एक जगह गाड़ी अटक जाना, गाड़ी अटक जाना यानी प्रोसेस अटक जाना। आपका कुछ काम चल रहा है तो चलते चलते एक जगह अटक गया तो वो लॉक जैम हो गया, जैम हो गया बेसिकली। लॉग, लॉग मतलब वुड का जो लॉग होता है, लॉग कहीं तो भी जैम हो गया, अब वो आगे नहीं सरक रहा है, कोई जगह आगे नहीं सरकना मतलब लॉक जैम। देखो सेंटेंस, द निगोशिएशंस, निगोशिएशंस चल रहे थे, हिट अ लॉक जैम ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स, लेकिन उसमें ऐसे डिस्प्यूट्स थे जो सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया? इट हिट अ लॉक जैम, अवरोध, रुक गए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैम हो जाना मीनिंग क्या होगा? अ सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, नो प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और अ ब्लॉकेज, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पास, कुछ ही दिन पहले हमने इम्पास ये वर्ड देखा था, है ना, इम्पास मतलब रुक जाना, कोई चीज स्टॉप हो जाना, इम्पास, या डेडलॉक या ग्रिडलॉक। डेडलॉक या ग्रिडलॉक का मतलब भी वही है, एक जगह चीजें रुक जाना, अड़ जाना, ठीक है, प्रोसेस। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? उसमें से रास्ता निकालना, सोल्यूशन, रिजॉल्व, है ना, रिजोल्यूशन, या ब्रेक थ्रू, अचानक से रास्ता मिलना किसी चीज, या फ्लो होते रहना, या प्रोग्रेस होना, ठीक है। तो चलते रहना मतलब प्रोग्रेस होना, फ्लो होना, ब्रेक थ्रू मिलना, अचानक से रास्ता मिलना, और उसका एंटोनिम रुक गया सब, लॉक जैम। चले अगले वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टेनेट्स। टेनेट्स का मतलब होता है
सिद्धांत ना, प्रिंसिपल्स, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ना, रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें जो लिखा जाता है उन्हें हम बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, यानी उन्हें हम सिद्धांतिक रूप पे मानते हैं, उसकी मान्यताएं होती हैं, फॉलो किया जाता है, उन्हें टेनेट्स कहते हैं, है ना। टेनेट्स मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हमें सिद्धांत के तौर पे हम फॉलो करते हैं कि नहीं ये प्रिंसिपल्स है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, अब बाकी इसके बेसिस पे आगे की चीज चलेगी, तो उसे कहते हैं टेनेट्स। देखो सेंटेंस, द मेन टेनेट्स ऑफ द रिलीजन फोकस ऑन कंपैशन एंड चैरिटी। कोई भी रिलीजन ले लो, उसके जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, टेनेट्स कहते हैं उनको, उनमें तो यही बोला गया है कि रिलीजन किसके लिए होता है, कंपैशन के लिए होता है। रिलीजन में कंपैशन बहुत जरूरी है। कंपैशन मतलब करुणा, संवेदना, ये लोगों के प्रति बहुत जरूरी होती है। और चैरिटी, चैरिटी मतलब लोगों की मदद करना। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका, टेनेट्स का, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, स्पेशली वंस दैट आर पार्ट ऑफ अ लार्जर थ्योरी और अ सिस्टम। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर, प्रिंसिपल्स ये अभी 2-3 बार आ गया, बिलीव्स या डॉक्टराइंस। डॉक्टराइंस का मतलब क्या होता है, डॉक्टराइंस मतलब वही सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। डॉक्टराइंस यानी जब हम थ्योरी लिखते हैं ना, तो उसमें पक्की कोई तो भी ऐसी डॉक्टराइन होती है कि बस ये मेन चीज है, अब उसके हिसाब से बाकी के फ्लो चलेगा चीजों का। ठीक, दैट इज अ डॉक्टराइन। एंटोनिम, इसको रिजेक्शन, है ना, रिजेक्ट कर देना, या डिसबिलीफ, किसी चीज पे हम हमारे टेनेट्स में विश्वास रखते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, अविश्वास या फिर अंधविश्वास भी हो सकता है। ठीक, रिजेक्शन, अंधविश्वास वैसे विश्वास होता, अंधविश्वास बहुत ज्यादा विश्वास हो गया तो उसका एंटोनिम नहीं हो सकता। डिसबिलीफ की विश्वास करना ही नहीं, ये उसका एंटोनिम हो गया। चले अगले वर्ड पे, चलो नेक्स्ट वर्ड इज पेरिल। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है संकट, बहुत सिंपल सा वर्ड है, संकट, है ना। डेंजर का मतलब होता है डेंजर। देखो सेंटेंस, द हाइकर्स वेयर अनअवेयर ऑफ द पेरिल दे फेस्ड एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड। हाइकर्स मतलब जो हाइक करते हैं ना, दूर दराज के इलाकों में चढ़ाई करने चले जाते हैं कहीं पे, है ना, जंगलों में जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हाइकर्स। हाइकर्स को पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े संकट में फंसने वाले हैं, क्योंकि स्टॉर्म अप्रोच हो रहा था। ठीक है, एक तूफान आ रहा था, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा डेंजर था, संकट था। पेरिल मतलब संकट, मीनिंग सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, बड़ा डेंजर। सिनोनिम्स, डेंजर, रिस्क या थ्रेट। ठीक है, धोखा, धोखा अगर किसी चीज से होगा आपको तो वो भी थ्रेट है। थ्रेट है मतलब वो भी पेरिल ही है, संकट है। इसका एंटोनिम क्या होगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन। ठीक है, सिंपल से वर्ड से पेरिल समझ गया, सिंपल वर्ड है, क्या है, संकट, डेंजर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अनरैवलिंग, अनरैवल करना। अनरैवल का मतलब होता है चीजों को खोलना ना, परत दर परत लोगों के लिए चीजों को खोलना, डिस्क्लोज करना, दैट इज टू अनरैवल। देखो सेंटेंस इसका, द डिटेक्टिव वर्कड हार्ड ऑन अनरैवलिंग द मिस्ट्री। मिस्ट्री जो थी, वो मिस्ट्री को लोगों के सामने खोलने के लिए, अनरैवल करने के लिए डिटेक्टिव ने बहुत मेहनत की बिहाइंड द क्राइम। देखो मीनिंग क्या है इसका, टू अंडू, इन्वेस्टिगेट, अनटैंगल। अनटैंगल मतलब गुत्थी को सुलझा देना। ठीक है, उलझी हुई चीज है मतलब टैंगल्ड, उलझी हुई है उसको सुलझा देना, दैट इज अनटैंगल। टू रिजॉल्व यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ना, रिजॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, अनवाइंडिंग, वाइंडिंग, दिस इज वाइंडिंग। अनवाइंडिंग क्या होगा, इसको खोल देना, दैट इज अनवाइंडिंग। सॉल्विंग या डिसएंटैंगलिंग। एंटैंगल मतलब ऐसा ऐसा मिक्स हो जाना, है ना, सब इधर उधर इधर उधर, दिस इज एंटैंगल हो गया। इसको प्रॉपरली अलग 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 कर दिया तो दिस इज डिसएंटैंगल, अलग अलग कर दिया इसको। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर, कॉम्प्लिकेटिंग, है ना, अनरेवलिंग से आप चीजों को क्लियर करते हो, अलग अलग कर देते हो, है ना। एंटोनिम क्या होगा, सब मिक्स कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, एंगलिंग कर दिया या एंटैंगल कर दिया, गुंता, गुत्थी। ठीक है, तो ये सारा मिक्स कर देना, दैट इज टैंगल। समझ गए, क्लियर, एंटैंगल तक, अनराइवल तक। चलो, तो आई होप दिस इज द लास्ट वन।
नहीं, और एक वर्ड है, चलो आखिरी वर्ड है हमारे पास, ट्रीटी, लास्ट, हाँ ये लास्ट है, ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? ट्रीटी का मतलब होता है संधि, है ना, जो दो देशों में होती है जनरली, उसे हम दो देशों में या दो बड़ी बड़ी अलायंस में अगर कुछ हो रही है तो उसे ट्रीटी कहते हैं, संधि या समझौता। दिस इज ट्रीटी। देखो सेंटेंस, टू नेशंस साइंड अ ट्रीटी टू मेंटेन पीस एंड अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। संधि या समझौता हुआ दो देशों में ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मीनिंग क्या होगा इसका? अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और कंट्रीज, दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो बड़ी बड़ी अलायंसेस के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में होने वाला समझौता इज कॉल्ड ट्रीटी। सिनोनिम इसका क्या होगा? एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली, बाकी कुछ नहीं। अकॉर्ड या अ पैक्ट, एक ही चीज के लिए अलग अलग नाम है। अकॉर्ड होना, है ना, यानी समझौता हो गया, या पैक्ट होना एक सेम वर्ड है, सेम मीनिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ये तो सहमति हो गई, समझौता हो गया, उसका एंटोनिम क्या होगा? कि समझौता सहमति नहीं बन पा रही है तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, डिसएग्रीमेंट होगा, हॉस्टिलिटी होगी। हॉस्टिलिटी मतलब फिर आक्रामकता होगी दोनों देशों में, ठीक है, समझ गया? फिर ट्रीटी इज बेसिकली अ समझौता, संधि। क्लियर? चलो अब इन वर्ड्स के बेसिस पे आप सबके लिए एक क्लोज टेस्ट है। क्या करना है आपको? इस क्लोज टेस्ट के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो। ले लिया? चलो अब ये क्लोज टेस्ट के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं आज, ठीक? और लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एडिटोरियल। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है इंडस वाटर ट्रीटी पे। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए रीनिगोशिएशंस की रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को रखी गई है। पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि ये मुद्दा आपको पता नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मुद्दा शायद पता नहीं होगा, तो फिर ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगी। पर आप पढ़ने की कोशिश करो, एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है? रीड इट, गो थ्रू इट।
ठीक, चलो समझने की कोशिश की होगी, क्या है नहीं तो अभी समझेंगे। देखो क्या दिया है, एडिटोरियल का नाम है स्टॉन्च द ब्रीच ऑन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडस वाटर ट्रीटी। पहले शॉर्ट में एक आइडिया दे देता हूं क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, जो वेस्टर्न रिवर्स है उनका पूरा पानी इंडिया यूज कर सकता है और बाकी की जो रिवर्स है उनका पानी हम नहीं यूज कर सकते, वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन है जैसे लेट से जम्मू कश्मीर, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर लेट से पाकिस्तान है ना। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 6 रिवर पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो हमको हमारा कैसा है, सतलज, बियास और रवि, इन 3 रिवर्स का पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। सतलज हो गई, रावी हो गई या बियास हो गई, तो इनका तीनों का पानी इंडिया कैन यूज कंप्लीटली, इन पे हम कुछ भी कर सकते हैं। पर झेलम हो गई, चेनाब हो गई और इंदस हो गई, ये रिवर्स का पानी बाद में तो सब सारी इंदस में ही मिलती है। तो झेलम, चेनाब और इंदस, ये जो रिवर्स इधर से चलती है ना थोड़ी ऊपर से, इनका पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसमें 80% ऑफ वाटर वो पाकिस्तान को मिलता है और इंडिया यूजेस ओनली 20% ऑफ द वाटर, ठीक है, 20%। और ये 1960 से चली आ रही एक ट्रीटी है जिसको 1965 का वॉर हुआ, फिर हमारा 1998 में जो कारगिल वॉर हुआ, वॉर होने के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी का रिस्पेक्ट किया है। हमने ही नहीं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इंडस वाटर ट्रीटी का रिस्पेक्ट किया है। इंडिया ने किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ओर से पानी पाकिस्तान में जाता है, ठीक है, तो हमने इसका रिस्पेक्ट किया। लेकिन अभी पानी नाक के ऊपर से जा रहा था, तो इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि आओ जरा इस ट्रीटी को, ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको रीनिगोशिएट करें, जरा टेबल पे बैठ के बात करेंगे कि जरा मुद्दों को और ज़्यादा क्लियर करते हैं अभी, ठीक है। तो ऐसी ये सारा इशू है। देखो अभी क्या है, इन इट्स 4th नोटिस टू पाकिस्तान सिंस जनवरी 2023, India has escalated its demand for the renegotiation of 1960 Indus Water Treaty, है ना। तो अभी हमने पाकिस्तान को ये चौथा नोटिस दिया है जनवरी 2023 से, यानी पिछले साल 2023 से हमने चौथी बार अभी पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि इसको जरा रीनिगोशिएट करने की जरूरत है, फिर से चर्चा इस पर करने की जरूरत है। नाउ कॉलिंग ऑफ ऑल मीटिंग्स ऑफ द परमानेंट इंडस वाटर कमीशन until Pakistan agrees to sit at the table for talks। हमने 4 बार नोटिस पाकिस्तान को भेजी कि चलो आओ जरा बात करेंगे, दूसरी बार भेजी, तीसरी बार भेजी, तीसरी बार भेजी, वो आने को तैयार नहीं है। फिर हमने क्या बोला, चलो अभी तुम्हारी जो हमेशा एक मीटिंग होती है परमानेंट इंडस कमीशन PIC, इसकी हमेशा मीटिंग होती है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया साथ में मिलकर बात करते हैं। तो अब इंडिया ने बोला ये मीटिंग में आएंगे ही नहीं, तुम अकेले क्या बात करना है, करते बैठो, ठीक है। India's demand last year followed a log jam in the entire process। हमारी जो ये डिमांड थी, इससे क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी की जो पूरी प्रोसेस है उसमें एक लॉक जाम हो गया, रुक गई फिर वो प्रोसेस। Once held up internationally as a model template for water sharing agreements। एक समय ऐसा था जब इसको मॉडल टेम्पलेट माना गया था कि ये सबसे अच्छी ट्रीटी है, यानी पानी अगर शेयर करना चाहिए तो ये मॉडल फॉलो करना चाहिए बाकी देशों ने भी। देखो पानी बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में तो ये बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है। नाइल रिवर का भी पानी, इजिप्ट के संबंध बाकी देशों से नाइल रिवर के पानी यूज करने के, यानी यूज करने पे संबंध बिगड़ रहे हैं। तो पानी का यूज ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो इस ट्रीटी को एक मॉडल ट्रीटी की तरह माना गया था। अब इंडिया उसको अच्छे से फॉलो कर रहा था, 20% हम यूज कर रहे थे उसका पानी, 80% तो वैसे ही पाकिस्तान जा रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट माना गया था। इवन इन द न्यू मिलेनियम, अभी यानी 2000 के बाद का, द टेनेट्स ऑफ द ट्रीटी हेल्ड फर्म एंड इंडिया वॉज एबल टू विन 2 मेजर डिस्प्यूट्स बाय एडहरिंग टू द प्रोसेसेस लेड आउट। इस मिलेनियम में 2001 से आगे क्या हुआ, इसके जो प्रिंसिपल्स थे, जो टेनेट्स थे इस ट्रीटी के, वो सही रहे, सब बढ़िया से रहे। और इसके वजह से हम 2 मेजर डिस्प्यूट्स भी है। देखो ट्रीटी रही, पानी का शेयरिंग हो रहा है तो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, तो
तो हम 2 डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में भी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि हमने इस ट्रीटी को बहुत अच्छे तरह से फॉलो किया। ठीक है, एडहरिंग टू द प्रोसेस, एडहरिंग का मतलब होता है फॉलो करना, तो फॉलो, हमने प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो किया। जो भी प्रोसेस ये इसमें ट्रीटी में लेड आउट थी, लेड आउट मतलब उस ट्रीटी में लिखा गया था कि प्रोसेस को इस तरह से फॉलो करना है, इंडिया ने उसी तरह से फॉलो किया, इसलिए हमको 2 मेजर डिस्प्यूट्स से रिजॉल्व करने का चांस मिला, इंक्लूडिंग द बालीघार डैम प्रोजेक्ट इन 2007 and another dispute over the allegations that India was interfering with Pakistan's Neelam project in 2013। तो बालीघार डैम नाम का एक प्रोजेक्ट है, चेनाब रिवर पे वो प्रोजेक्ट है, ये बालीघार डैम चेनाब रिवर पे, तो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट था 2007 में, उसको रिजॉल्व करने में हमें सक्सेस मिला। फिर दूसरा था कि नीलम रिवर जो है हमारे यहाँ पे, किशन गंगा रिवर है, वो किशन गंगा रिवर जब पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान उसे नीलम रिवर कहता है, तो ये जो नीलम रिवर है उसमें तो हमारे जो किशन गंगा पे जो हमने प्रोजेक्ट डाला था उसकी वजह से नीलम में पानी की कमी होगी, ऐसा पाकिस्तान का कहना था, वैसा कुछ हुआ नहीं, तो ये डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हुआ। द इशू ओवर हाउ टू प्रोसीड ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर किशन गंगा एंड द रातले प्रोजेक्ट हैज स्नोबॉल्ड सिंस 2006। लेकिन 2016 से 2 इश्यूज बने हुए हैं, एक तो किशन गंगा पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो, और दूसरा रातले प्रोजेक्ट्स, ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो अभी प्रॉब्लम, यानी ये रातले प्रोजेक्ट की वजह से प्रॉब्लम है। क्या है रातले प्रोजेक्ट? ये 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 850 है ना। 2010 में इसको मंजूरी, 2010 में इसको मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। 2015 तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ, अब भी एक्चुअली इसका काम शुरू हुआ 2024 में, मंजूरी 2010 में मिल चुकी है, सरकारी काम है, तो 2024 में अभी उसका काम शुरू हुआ है। तो अभी ये काम शुरू होने में, ये इसका काम शुरू हो गया क्योंकि हम 850 मेगावाट का एक रन ऑफ वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वहां पे बना रहे हैं, रातले प्रोजेक्ट नाम है उसका। तो इसमें अब पाकिस्तान अड़ंगा डाल रहा है, तो फिर अब पानी नाक के ऊपर से चला गया इंडिया के, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है स्नोबॉल्ड सिंस 2016, यानी एक बड़ा से स्नोबॉल की तरह वो बहुत बड़ी सी चीज धीरे धीरे चल रही है, ऐसा हो रहा है। When Pakistan escalated the disputes, having a neutral expert look at them and demanding a permanent court of arbitration, क्या बोला है? जब पाकिस्तान ने ये इशू को एस्केलेट किया मतलब बढ़ाया, पहले मुद्दा छोटा होता है, एस्केलेट करना मतलब उसको बढ़ाया। तो जब मुद्दा बढ़ाया तो डिस्प्यूट था, अब डिस्प्यूट था तो इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया ने मांग की कि देखो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो हम न्यूट्रल एक्सपर्ट से रिजॉल्व करा लेंगे। किससे? न्यूट्रल एक्सपर्ट से, ठीक है। पर पाकिस्तान ने इसको नहीं बोल दी, पहले हाँ बोला पाकिस्तान ने, हाँ ठीक है बोले न्यूट्रल एक्सपर्ट पे रखेंगे, कुछ महीनों बाद वो बोले नहीं हमको न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, अब हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। कौन से कोर्ट में? उसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो पाकिस्तान इसको पीसीए में लेके गया। इंडिया की डिमांड है न्यूट्रल एक्सपर्ट रखो, पाकिस्तान की डिमांड है पीसीए में जाओ, ठीक है। इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस दैट इट मे कम टू रिग्रेट द वर्ल्ड बैंक, देखो बीच में वर्ल्ड बैंक आ गई, अभी वर्ल्ड बैंक क्यों आई ये भी बताता हूं। इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के झगड़े में वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा वीक हो गया था और वर्ल्ड बैंक ने वीकनेस के कारण एक निर्णय ले लिया। कौन सा निर्णय? देखो वर्ल्ड बैंक के इसमें काम क्या है पहले तो ये देख लो। इट इज अ को सिग्नेटरी एंड गारंटर ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये को सिग्नेटरी है मतलब इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया ने भी साइन की है, पाकिस्तान ने साइन की है और वर्ल्ड बैंक ने भी साइन की है, ठीक है। तो इट इज अ को सिग्नेटरी, ठीक है। तो उसने क्या किया, समझ गया वर्ल्ड बैंक क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें? हाँ, उसने क्या किया, डिसाइडेड टू अलाउ 2 पैरेलल प्रोसेस ऑफ द डिस्प्यूट मैकेनिज्म टू रन एट द सेम टाइम। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, ठीक है इंडिया तुम न्यूट्रल एक्सपर्ट से सॉल्व कराओ, और पाकिस्तान को बोला ठीक है तुम पीसीए से सॉल्व कराओ। अरे दोनों अपने अपने हिसाब से कैसे सॉल्व करा सकते हैं? वर्ल्ड बैंक ने इसको परमिशन दे दी, ठीक है, इसलिए मुद्दा भी लटका हुआ है, ठीक। चलो
तो अगर पहला पार्ट अभी आपको समझ गया होगा तो होपफुली सेकेंड पार्ट थोड़ा समझेगा। गो थ्रू इट। चलो पढ़ लिया सेकेंड पार्ट। क्या दिया है अभी सेकेंड पार्ट में? देखो एक बात बतानी थी आपको। आपको बहुत बार ऐसा लगता है शायद उस आर्टिकल में या एडिटोरियल में मुश्किल वर्ड्स है इसलिए हमको वो एडिटोरियल या आर्टिकल नहीं समझता, ऐसे बहुत बार लगता है बच्चों। एक्चुअली वो प्रॉब्लम डिफिकल्ट वर्ड्स है वोकेबलरी का नहीं होता। बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि आपको मुद्दा ही नहीं पता होता, वो टॉपिक ही नहीं पता। अगर टॉपिक पता होगा तो आपको पैसेज जल्दी समझेगा। इवन इफ द वर्ड्स इन द पैसेज आर डिफिकल्ट, इफ यू नो द टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो आर्टिकल एडिटोरियल समझने लगेगा। राइट, चलो अब चलते हैं इस पार्ट पे। टू मेक मैटर वर्स, पाकिस्तान टर्न्ड इट्स बैक ऑन न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग। जैसे मैंने पहले कहा, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की प्रोसीडिंग को पाकिस्तान ने पहले हाँ कहा था, फिर नहीं बोल दिया। व्हाइल इंडिया हैज बॉयकॉटेड द पीसीए हियरिंग्स एट द हेग। हेग नाम की एक जगह है, वहां पे पीसीए का ऑफिस है, ये परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन का। तो पाकिस्तान ने मुद्दा यहाँ लेके गया। तो पाकिस्तान ने जैसे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को नहीं कहा था, इंडिया ने बोला आप पीसीए में कोर्ट में आर्बिट्रेशन डाल दो, हम आएंगे ही नहीं। तो इंडिया वहां गया नहीं। इंडिया के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां भेजने होते हैं, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं भेजे, हमने वो गिना ही नहीं पाकिस्तान के पीसीए की एंट्री को। ठीक है, हमने बोल दिया नहीं करने का। पाकिस्तान हैज बीन कोल्ड टू इंडियाज नोटिसेस ऑन रीनेगोशिएटिंग द ट्रीटी एंड द डिसीजन बाय द मोदी गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑल पीआईसी मीटिंग्स हैज पुट द फ्यूचर ऑफ द प्रोसेस इन पेरिल। पाकिस्तान हैज बीन कोल्ड मतलब क्या? पाकिस्तान वो ठंडा बैठा है, नोटिसेस हम भेज रहे हैं वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, निग्लेक्ट करते जा रहा है ना। इट इज निग्लेक्टिंग ऑल द नोटिसेस दैट इंडिया इज सेंडिंग। और इंडिया ने क्या कर दिया फिर कि आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो हम जो भी पीआईसी वाली मीटिंग्स है उसमें नहीं आएंगे। तो अब दोनों भी अड़े हुए। तो इसलिए क्या हुआ है, अब ये जो पूरी प्रोसेस थी इंडस वाटर ट्रीटी की वो पेरिल में चली गई है। पेरिल मतलब अब उस पर पेरिल हो गया, पेरिल हो गया मतलब संकट आ गया है। ठीक है, तो द प्रोसेस नाउ इज इन पेरिल मतलब उस पर संकट आ गया है। Unlike the past decades when the IWT was considered off limits for partisan politics, leaders on both sides are now not above using fiery rhetoric. पहले कैसा था, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ना ये ऑफ लिमिट्स थी, इसको ऑफ लिमिट्स कंसिडर करते थे कि देखो हम जो भी हमारे झगड़े हैं वो झगड़े हम लड़ते रहेंगे, हमारे बीच में वॉर होंगे, सब होगा, लेकिन हम इंडस वाटर ट्रीटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ध्यान नहीं देंगे मतलब उसको बीच में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी का सवाल था कि आपके देश में लोगों को पानी की ज़रूरत है, हम मरने तो नहीं दे सकते लोगों को, कि जनता है। तो हम इतने बड़े दिल से इंडस वाटर ट्रीटी को कभी वॉर्स होने के बाद भी बीच में नहीं लाए, है ना, हमने ये फॉलो किया। लेकिन अब वैसा सिचुएशन नहीं है, पहले ऐसे होता था लेकिन अब हमने बोल दिया है
हमारी अब जो इंडिया का जो स्टैंड है वो अभी स्ट्रांग है। मिस्टर मोदीज स्टेटमेंट आफ्टर 2016 उरी अटैक, 2016 में जो उरी का अटैक हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, दैट ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर इज परहैप्स द मोस्ट इग्रीगियस एग्जाम्पल। ये सबसे टफ, सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल है कि अब हमारे नेता भी वो स्ट्रांग स्टैंड लेने लगे। 2016 के उरी अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि खून की नदियां आप बहा रहे हो, पानी और खून साथ में नहीं बह सकता, आपको उधर से टेररिज्म रोकना पड़ेगा, नहीं तो इधर से पानी नहीं बहेगा। तो बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया था। इट इज नो कोइंसिडेंस दैट स्पाइरल मिरर्स द is no coincidence that spiral mirrors the unraveling of the India-Pakistan bilateral relationship in the same period। ये जो सेम पीरियड था पिछले 8-10 सालों का, जब हमने पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रांगली डील करना शुरू कर दिया। पहले देखो ना, हम उनसे लड़ते रहे, वॉर होते रहा, टेररिज्म होता रहा, लेकिन पानी पहुंचाते रहे हम। बाद में क्या हुआ, अभी अब हमने स्ट्रांग स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो अब हमारे जो अनरेवलिंग अगर करो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को अगर आप अनरेवल करो, मतलब खोलो, तो वो किसके जैसा दिखेगा, इट विल मिरर लाइक स्पाइरल। मिरर्स मतलब उसके जैसा दिखना, मिरर में क्या होता है, सेम टू सेम, वो स्पाइरल की तरह होगा, यानी ऐसा 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 करके उसको खोलना पड़ेगा, इतना वो एंटेंगल हो चुके हैं, है ना हमारे रिलेशंस। देयर इज नो पॉलिटिकल एंगेजमेंट और ट्रेड एंड द 2021 LOC सीज फायर एग्रीमेंट is in danger after growing terror attacks। है ना, एक तो कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है पाकिस्तान से, ट्रेड बिल्कुल बंद है। 2021 में LOC में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। सीज फायर में उधर से पाकिस्तान गोली नहीं चलाएगा, इधर से हिंदुस्तान गोली नहीं चलाएगा, ये एग्रीमेंट है, इसे सीज फायर एग्रीमेंट कहते हैं। कल देखा था ना वर्ड सीज, मतलब रोकना, फायर यानी गोली, तो गोली रोको वाली एग्रीमेंट है, लेकिन वो भी अभी डेंजर में है। क्यों? क्योंकि टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही है और हमारे जो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स है उनकी डेथ हो रही है, डेथ्स ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल। इट मे बी पॉसिबल टू रीओपन द ट्रीटी टॉक्स बट कंक्लूडिंग एनी एग्रीमेंट विल बी दैट मच मोर डिफिकल्ट। है ना, ट्रीटी पे टॉक्स होंगी, बातें वगैरह ये ट्रीटी पे होगी सारी, पर इससे कोई नतीजा निकलेगा ये तो नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, इट इज मोर डिफिकल्ट। All eyes are now on New Delhi's response to Pakistan's invitation for the SCO heads of the government meeting on October 15-16। और अभी अगले महीने अक्टूबर में, अक्टूबर 15-16 को SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान इसका हिस्सा है, तो इसके हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग है, उसके लिए पाकिस्तान ने इन्विटेशन भेजा है। ऑफकोर्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब मोदी जी के लिए इन्विटेशन आया है पाकिस्तान जाने का और SCO की मीटिंग में शामिल होने का। इस पे अभी तक हमने कोई रिस्पांस दिया नहीं है, तो इसमें जो भारत का ऑफिशियल रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा, उससे हमको शायद आगे का रास्ता पता चले। लास्ट पार्ट, ठीक है, आखिरी पार्ट है, गो थ्रू इट जल्दी से। ठीक है, पढ़ लिया, आखिरी पार्ट छोटा सा है। क्या बोला है, सच एन ओपनिंग कुड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर टॉक्स ऑन द वे फॉरवर्ड। यानी अगर ऐसी कोई मीटिंग हो जाए तो वह उसमें बातचीत के लिए रास्ते बन सकते हैं, लेकिन ऐसी मीटिंग मतलब यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हमने तो पहले बोला पाकिस्तान नहीं आते हम लोग, है ना, तो ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, पता नहीं अभी इसमें चेंज होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई टॉक्स मुझे तो नहीं लगता होगी, पाकिस्तान में जाके तो होगी ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है। नो डाउट न्यू एज इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज एंड द नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर ऑप्शंस ऑन द इंडस necessitate
रीओपनिंग ऑफ द 64-year-old ट्रीटी। ये 64 ईयर्स पुरानी ट्रीटी है ना। अभी बहुत सारी इश्यूज आ चुके हैं, अभी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज है ना, रिन्यूएबल एनर्जी हमें बनानी पड़ेगी, है ना, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी बड़ी नदियां अगर बहते आ रही है तो हम उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स लगाएंगे ही, उसमें अगर पाकिस्तान अड़ंगा डालेगा तो कैसे चलेगा, राइट। तो इसलिए इसको रीओपन करना बहुत जरूरी है, ये ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना, कि अब वो टर्म्स उस हिसाब से थे, पुराने हिसाब से, जब एग्रीकल्चर के लिए बहुत पानी लगता था वगैरह, अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी पानी चाहिए। अच्छा, हमारी मांग ये क्या है पता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पर वो क्या पानी खत्म हो जाएगा क्या उसके बाद? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए टर्बाइन्स घूम गई, पानी वापस नदी में चले जाएगा, वो आपको मिलने ही वाला है फिर से। पर उनका डाउट क्या है कि अगर आपने उस पर कोई बांध बना दिया तो फिर पानी पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, यानी अगर इनकेस फ्यूचर में वॉर होता है तो आप उस पानी को एज अ वेपन की तरह यूज करेंगे। डैम को एकदम से दरवाजे खोल दिए तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, ये डर उनको लगा हुआ है, किसको? पाकिस्तान को, है ना, ये मेन इशू है। हाउ दैट इज डन, यानी क्या? रीओपनिंग ऑफ द ट्रीटी, यानी रीनिगोशिएशंस ऑन ट्रीटी, हाउ दैट इज डन along with resolving current dispute will decide whether the two countries can save the treaty। ये कैसे किया जाता है इस पे ये निर्भर रहेगा कि ये ट्रीटी बचती है या बंद हो जाती है। once referred to as one bright spot in a very depressing world picture, दुनिया भर में बहुत डिप्रेशन था, उसमें एक ब्राइट स्पॉट की तरह ये ट्रीटी नजर आ रही थी, किसको? यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर को। तो एक समय पे ये एक मॉडल टेम्पलेट था, लेकिन ये 1960 की बात है, तब दुनिया अलग थी। 2024 में दुनिया बदल चुकी है, इसकी डिमांड्स अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रीटी को भी जरा रीनिगोशिएट करना चाहिए, ये हिंदुस्तान की डिमांड है, समझ गए? चलो, अब ये एडिटोरियल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आंसर्स बहुत सिंपल है, देना है। व्हाट इज इंडियाज एंड पाकिस्तान डिमांड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हमारी मांग क्या है और पाकिस्तान की मांग है। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी का में वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है। उसके बाद में वर्ड दिया आपको पेरिल, पेरिल का आपको मोर और लेस सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द बोल्ड हैज बीन कोल्ड, ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिड पीएम मोदी मीन व्हेन ही सेड ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, जब उन्होंने कहा कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, मतलब क्या है ये आपको बताना है, नीचे के ऑप्शंस में सिलेक्ट करो, ठीक। और अब आखिरी पार्ट पे पहुंचेंगे, आखिरी पार्ट है पैराजंबल, और कर यानी सैटरडे को जैसे हमने किया था वैसा ही इसका भी सीक्वेंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये एडिटोरियल ये पैराजंबल का स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, तो अब आपको आज बहुत सारे आंसर्स डालने कमेंट बॉक्स में, एडिटोरियल के पीछे जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स, क्लोज टेस्ट के आंसर्स और पैराजंबल का सीक्वेंस, सब कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तो आज यहीं रुकेंगे, थैंक यू वेरी मच।